हाय एवरीवन, आई होप कि आप HTML की लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इनलाइन स्टाइल शीट। आज उसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टाइल टैग, है ना। तो स्टाइल टैग का इस्तेमाल क्या होता है, आइए इस बात को समझते हैं। तो स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग अ कॉमन स्टाइल फॉर होल द पेज। यही एक लाइन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टाइल शीट का काम होता है पूरे पेज की एक कॉमन स्टाइल को अप्लाई करना, अगर आपको अप्लाई करवाना है तो। अब आइए इस बात को पहले हम लोग समझते हैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, कि पूरे पेज की कॉमन स्टाइल मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आपने एक पेज पर कुछ इस तरीके से किया कि आपने यहाँ पे एक H1 लिया और H1 इक्वल टू आपने यहाँ पे किया यूनाइटेड कॉलेज, ठीक है। तो अब यूनाइटेड कॉलेज आपने कहा H1, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस पेज को रन कराएं तो ये पेज अगर आप मैं रन कराऊं तो इस पेज का आउटपुट कैसा आएगा, यूनाइटेड कॉलेज एक हेडिंग में लिख के आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो अब मैंने इसको मान लीजिए कि इनलाइन स्टाइल्स पे अप्लाई कर दिया। मैंने कहा स्टाइल, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉन्ट फैमिली, इम्पैक्ट, कलर मान लीजिए हमने कर दिया ग्रीन और फॉन्ट साइज मान लीजिए हमने कर दिया, फॉन्ट साइज हमने कर दिया 35 पिक्सल, सही है। अब अगर मैं इसको फिर से करूं सेव करने के बाद तो ये कैसा दिख रहा है, यूनाइटेड कॉलेज। याद रखिए मैं यहाँ पे Ctrl+S दबाता हूँ, मतलब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये यूनाइटेड कॉलेज आपको ऐसा दिखने लगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे दोबारा यूनाइटेड कॉलेज लिखना है या दोबारा मुझे अपना नाम लिखना है। जैसे H1 में मैंने अपना नाम लिखा धनंजय शर्मा, ठीक है। तो अब मैं अगर अपने नाम को देखूं तो ये फिर वापस अपने प्रॉपर स्टाइल में आ गए, जैसे इसकी H1 की स्टाइल होती है। तो ये स्टाइल जो ये ऊपर H1 लिखा था, ये स्टाइल यहाँ पर तो अप्लाई हुई नहीं, ठीक है। तो ये जो H1 आपने ऊपर लिखा था ये स्टाइल यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इनलाइन स्टाइल क्या करता है, सिर्फ उसी टैग पे इम्पैक्ट करता है जिस टैग पे आपने क्या किया हो, जहाँ पे स्टाइल को आपने अप्लाई किया हो। तो इस टैग पे चूंकि हमने इस H1 पे अप्लाई किया ना, इसलिए वहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं भी H1 लिखूँ तो यही स्टाइल हमारी आ जाए, जो स्टाइल यहाँ पर आप कहीं भी H1 लिखें तो अब कहीं भी H1 लिखे तो मैं स्टाइल चाहता हूं तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर लिखना होता है आपको क्या, इस जगह पर आप लिख सकते हैं स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल टाइप इक्वल टू आप कर सकते हैं टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ऐसे करके कन्वेंशन होता है, इसको आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि अब बताइए किसकी स्टाइल सेट करना है। तो आपने कहा H1 की सेट करना है। क्या सेट करना है, तो हमने वही चीज़ लिख दिया कि फॉन्ट फैमिली इनका सेट करना है। क्या फॉन्ट फैमिली, आपने उसका नाम रख दिया इम्पैक्ट। कलर क्या सेट करना है, मान लीजिए आपने कह दिया ग्रीन। फिर क्या सेट करना है, फॉन्ट की साइज़ क्या सेट करना है, मान लीजिए मैंने कहा 35 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये जब आपने लिख दिया H1 तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पूरे पेज में, ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है, इस पूरे पेज में कहीं भी H1 होगा तो यही स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई होगी। आप देख सकते हैं 2 बार H1 लिखा है मैंने, तो दोनों बार ये उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको चाहें कि जैसे मान लो मैंने H2 किया, ठीक है, मैंने कहा कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। तो अब कंप्यूटर साइंस में क्या हुआ, अब ये दोबारा H2, चूंकि H2 तो अलग फॉर्मेट में है, H2 हो गया तो H2 में अप्लाई नहीं होगा, किस में अप्लाई होगा, सिर्फ H1 में। अब यहीं पर एक कंसेप्ट आता है सेलेक्टर्स का, ठीक है। सेलेक्टर्स का कंसेप्ट क्या होता है, अब सेलेक्टर्स की मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ये। बेसिकली अभी मैं सेलेक्टर आपको बड़े ही समराइज फॉर्म में समझा रहा हूँ, बाकी सेलेक्टर की मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा कि सेलेक्टर्स को बहुत ढेर सारी कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब कि जो आपने H1 अभी लिखा ना, H1 टैग, और फिर उस टैग की आपने स्टाइलिंग यहाँ पे कर दी तो इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट मतलब कोई भी HTML टैग, H1 हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई भी जो HTML टैग आप यूज करेंगे उसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एक होता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर का मतलब उसको लिखते हैं डॉट और डॉट करके क्लास का नाम, ठीक है, डॉट करके क्लास का नाम, और फिर यहाँ पर ये आपको जो भी आपकी स्टाइल देनी हो। अब ये अप्लाई कैसे होगा,
जिस भी टैग पे क्लास अप्लाई करना होगा उस टैग पे आप जाएंगे। जैसे आपको पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो पी और फिर क्लास इज इक्वल टू जो भी आपने ये क्लास का नाम दिया उसी को आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्लास का नाम आप यहाँ पे रख देंगे तो ये क्लास इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर का मतलब ये हैश से रिप्रेजेंट करते हैं आईडी नेम, और यहाँ पर आईडी की जो भी स्टाइल है सेम क्लास की तरह अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर भी आईडी देते हैं। जैसे आपको पी पे अप्लाई करना है तो आईडी इक्वल टू यही वाला आईडी का नाम आप यहाँ पे दे देंगे तो ये वाली स्टाइल इसके ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं जो अगला एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ क्लास का। आईडी को हम लोग थोड़े समय बाद इस्तेमाल करेंगे। तो अब पहले इस बात को समझते हैं कि हम क्यों क्लास सेलेक्टर बनाएंगे। एलिमेंट सेलेक्टर तो अभी आपने यूज कर लिया, समझ में आ गया कि भाई H1 की स्टाइल को हम डिफाइन करना चाहते हैं। हम क्लास सेलेक्टर क्यों बनाएंगे, तो आइए इस बात को बड़े ही ध्यान से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि H1 के बारे में मुझे एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो H1 के बारे में मुझे एक पैराग्राफ लिखना है। आपको पता है कि HTML में कमेंट कैसे होता है। HTML में अगर आपको कमेंट लगाना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि लाइन लिखा रहा हूँ लेकिन ये लाइन हमें काम ना करे, तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, एक बार लेस देन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, फिर 2 बार हाइफन और फिर 2 बार हाइफन लगा के इस तरीके से क्लोज कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं HTML कमेंट। इसका मतलब है कि जो भी आपने इसके अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब लिखा रहेगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट आप समझते होंगे। ठीक है, अब मुझे यूनाइटेड कॉलेज के बारे में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि वी आर द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब कुछ मुझे और लिखना है लेकिन अब ज़्यादा लिखने का अभी मेरे पास समय नहीं है तो मैंने इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट कर दिया इस तरीके से, मतलब मैंने कुछ पैराग्राफ बना दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो चूंकि मैंने धनंजय शर्मा को तो कमेंट कर रखा है, ये एकदम सही आ गया, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं धनंजय के बारे में भी कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं अपने बारे में भी कुछ लिखना चाहता हूँ। तो ये कमेंट जो मैंने लिखा था इस कमेंट को मैंने क्या कर दिया, अनकमेंट कर दिया। ठीक है, और मैं अपने बारे में कुछ लिखता हूँ, हाय आई एम द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड स्टिल लर्निंग। है ना, मैं रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ कंप्यूटर साइंस का और लगातार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये हो गया आपका। अब मैं चाहता हूँ कि जो दोनों पैराग्राफ आपने लिखा है, इस पैराग्राफ की, इस पैराग्राफ की, इस पे ये क्या हो, इसका कुछ जो कलर हो, ये मान लीजिए कि ब्लू कलर में लिख जाए और बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गया। ठीक है, मैंने कहा कि जो मुझे सेट करना है इस पैराग्राफ को, तो P इज इक्वल टू मैंने कहा कि जो कलर हो जाए फॉन्ट का वो हो जाए ब्लू, और जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए क्या, मान लेते हैं येलो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप ध्यान दीजिए। अब साहब ये देखिए ये हो गया, दोनों पे अप्लाई हो गया। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि मैं ये नहीं चाहता। मैं ये तो चाहता हूँ कि पहले पैराग्राफ में जो कलर हो फॉन्ट का वो ब्लू हो और बैकग्राउंड येलो हो, लेकिन मैं दूसरे पैराग्राफ में चाहता हूँ कि फॉन्ट का कलर रेड हो और बैकग्राउंड पिंक हो। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि पैराग्राफ की स्टाइल सेट करते तो ये दोनों जगह अप्लाई हो गया। बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मुझे जबकि इसकी मुझे अलग ढंग की स्टाइल देनी है और इसकी अलग ढंग की स्टाइल देनी है, तो अब मुझे इसको करने के लिए मैं दोबारा पैराग्राफ दे नहीं सकता, वो राइट कर जाएगा। तब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर इसको अब आपको कुछ करना है तो जैसे आप यहाँ पर आएँ IDE पे अपने, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैंने कहा कि P स्टाइल 1 मतलब पैराग्राफ स्टाइल 1, और इसका नाम आप इसके आगे डॉट लगा दिए, तो बन गई स्टाइल क्लास। ऐसे ही हमको दूसरी स्टाइल बनाए तो P, इसको हमने नाम दिया P स्टाइल 1, पैराग्राफ स्टाइल 1, और हमने नाम दिया P स्टाइल क्या 2। अब इसका मैंने कहा कि इसका कलर क्या हो जाए, इसका कलर हो जाए, मान लीजिए मैंने कहा था रेड, और इसका जो बैकग्राउंड कलर हो जाए वो मान लीजिए हो जाए, चलिए एक्वा कर लेते हैं, ये दिख रहा है आपको। ठीक है,
तो अब मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि इस पहले पैराग्राफ की जो स्टाइल है इसको क्लास क्या कर दो, इस क्लास को कर दो क्या, पी स्टाइल 1, पी स्टाइल 1, ठीक है। और इस पैराग्राफ पे क्या कर दो, इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर दो क्लास इज इक्वल टू पी स्टाइल 2, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि पहला पैराग्राफ की स्टाइल तो वही है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ की स्टाइल क्या हो गई, बदल गई। तो अगर एलिमेंट्स हमें सेम रखने लेकिन हर एलिमेंट की अलग अलग स्टाइल अपनानी है तो हम इस तरीके से अलग अलग स्टाइल क्लास बना सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि स्टाइल क्लास क्यों बनाते हैं। जैसे स्टाइल क्लास बनाते हैं वैसे ही आईडी भी बनाते हैं हम लोग, लेकिन आईडी को DHTML में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आगे चल के हम लोग आईडी को इस्तेमाल करेंगे। और सेलेक्टर्स पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि इसका लंबा और डिटेल्ड डिस्कशन होता है। अभी के लिए आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।